काल के उपरांत हमारी सामाजिक जनजागरण की जो गति कोरोना काल के समय में थोड़ा मंद हुआ था, उसको हम लोग वापस अपने ट्रैक पर लाने के लिए बांसवाड़ा के साथियों ने कहा कि बांसवाड़ा में भी कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया जाए, तो हमने आप सबकी बात मान ली और आज इमीडिएट पहले से आज का तारीख दाहोद के लिए ले रखा था। तो हम लोगों ने आपकी बात स्वीकार की कि 2 कार्यक्रम भी अपन एक दिन में ले सकते हैं। तो वहाँ दाहोद जिला भी बहुत जागृत है, तो वहाँ अपन ने 11 से 2 बजे का टाइम रखा और यहाँ शाम का टाइम और इस तरीके से। तो हम लोग आज 2 कार्यक्रम होने के लिए थोड़ा सा लेट हुए, तो ये लेट क्यों आए, ये थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग 11-12 बजे से यहाँ पर होंगे और विभिन्न वक्ताओं के द्वारा दी गई जानकारी आपने सुनी होगी। भाइयों, हमारे समाज के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या केंद्रित हमको काम नहीं करना है, ये बात याद रखो। समस्या केंद्रित हम काम करेंगे तो समस्या का 1% कोई समाधान करने का प्रयास कर देगा तो आप उसकी तरफ चले जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, थोड़ा समझने का, दिमाग पर जोर डालने का कोशिश करिए। समस्या केंद्रित काम हमें नहीं करना है। समस्या केंद्रित काम करेंगे तो 1% भी किसी ने समस्या समाधान का आपको लालच दे दिया या समाधान कर दिया, कितना परसेंट? 1%, तो भी आप उसकी तरफ चले जाओगे, उसके गुलाम हो सकते हो। ये बात हमें जाननी समझनी चाहिए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि समस्या का कारण क्या है वो ढूंढना। हमें समस्या का कारण क्या है उसकी पहचान करनी है और उस कारण को समाप्त करने के लिए काम करना है, तब जाकर के हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि क्या कोई समस्या पैदा करता है वो समस्या का समाधान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हम समस्या का समाधान उस आदमी से चाहते हैं जिसने समस्या पैदा किया। किससे आशा करते हैं हम लोग? जिसने समस्या पैदा किया। तो जिसका काम समस्या पैदा करना है वो समस्या का समाधान नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा कि 1947 से पहले, ध्यान रखो, 1947 से पहले हमारा समाज एकमात्र समाज था, यानी आदिवासी समाज एकमात्र समाज था जिसने अंग्रेजों से लगातार संघर्ष किया, लगातार आंदोलन किए, लेकिन कभी हार ही नहीं मानी। सही कह रहा हूं गलत क्या? अब दूसरे ही तरफ आप देख लीजिए, जो लोग उस समय राज व्यवस्था में थे, चाहे मुगल हो चाहे रजवाड़े हो, उन्होंने एक बार हार मानने के बाद दोबारा लड़ाई नहीं कि लड़ी। एक बार हार मानने के बाद दोबारा लड़ाई नहीं लड़ी। और जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी ही नहीं, या एक बार हार मानने के बाद दोबारा लड़ाई लड़ी ही नहीं, वो इस देश में राष्ट्रभक्त है। आज की तारीख में वो क्या है? राष्ट्रभक्त। और राष्ट्रभक्त ही नहीं, इस देश के नीति नियंता है, इस देश के हुक्मरान है। ध्यान रखो, इस देश में जितनी भी नीतियां बनती है वो नीति नियंता वही है, इस देश के शासक वही है। और हमारा काम क्या है? और जो लोग कभी भी
अंग्रेजों के सामने ही नहीं, उससे पहले जितने भी शासक वर्ग थे, चाहे मुगल हो चाहे राजपूत हो, कोई भी शासक वर्ग पहले रहा हो, उसके सामने कभी सरेंडर नहीं हुए, कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। वो लोग आज क्या कर रहे? मांगने का काम कर रहे। क्या कर रहे? क्या कर रहे? मांगने का काम कर रहे। जो कभी देने वाले थे यानी दाता थे, वो आज मांगने का काम कर रहे। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ लो? जो कभी दाता थे, देने वाले थे, वो आज मांगने का काम कर रहे हैं। राणा प्रताप हमारे भीलों के बीच में आए तो हम क्या थे? दाता थे, अन्नदाता। उन लोगों को आज तक ये पता नहीं है, इतिहासकार क्या बोलते हैं? घास की रोटी खाई। अब घास की कोई रोटी होती होगी? उन लोगों को तो आज तक पता नहीं है कि अनाज भी कितने प्रकार के होते हैं। और वो कह रहे हम तो राष्ट्रभक्त हैं। इस धरती पर कितने अनाज खाने योग्य हैं, उसका ज्ञान केवल आदिवासी को है। इस धरती पर कितना प्रकार का वनस्पति है, वो क्या क्या इसमें गुण है, उसमें कौन सी दवाई है, उसका सबसे ज्यादा ज्ञान है तो आदिवासी को। तो मैं कह रहा था कि आदिवासी लोग जो एक जमाने में दाता थे, देने वाले थे, वो आज मांगने का काम कर रहे नहीं कर रहे? तो ये कितने सालों की मेहनत का परिणाम है? कितने सालों की? यस, ये पिछले 75 साल में हजारों लाखों साल से इस धरती पर रहने वाला आदिवासी, इस भूमि का मूल मालिक, हजारों साल में कभी भी मांगने वाला नहीं बना, वो 75 साल में मांगने वाला बन गया। कितना बड़ा परिणाम आया। अब उस परिणाम का कोई तो कारण होगा, इस कारण को पहचान करना है। इस 2022 में हमें सबसे ज्यादा इस पर काम करना है। हमारे एडवांस से मांगना हुआ, हमारे बीपीएल से मांगना हुआ, सब कुछ मांगना, और मांगने के बाद भी दे दे ये जरूरी नहीं है। आप 10 रुपया मांगते हो तो देने वाले पर निर्भर करता है कि वह 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे। समझ रहे हो? आपका समाज मांगने वाला बनाया, आपका समाज मांगने वाला है, तो देने वाले पर निर्भर करता है कि वो आपको कितना दे। ये मैं सही कह रहा हूं, गलत क्या है? आपको क्या लगता है? देने वाले पर निर्भर करता है कि वह कितना दे। तो आपको कैसा समाज बनाना है? देने वाला समाज बनाना है कि मांगने वाला? देने वाला। यदि आपको देने वाला समाज बनना है तो आदिवासी इलाके का हुक्मरान आपको बनना होगा, आदिवासी इलाके का राजा आपको बनना होगा, आदिवासी इलाके का नीति नियंता आपको बनना होगा। क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है? चलो, इसका मतलब बांसवाड़ा में भी कुछ नया हो रहा है। ये बात समझना जरूरी है। वो कैसे होंगे? ये कोई राजनीतिक मार्ग से काम नहीं होगा। ये काम यहां से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? दिमाग से शुरू होता है। हमको सबसे पहले हमारे दिमाग को मजबूत बनाना होगा। हमारे समाज के पास में जानकारी ही अधूरी है। अभी यहाँ पर ये कौन सी जगह, ये कौन सा कुंड है भाई? बिल्कुल। कौन सा कुंड है क्या पता? बिल्कुल। जो भी हो, और ये बिल्कुल। अच्छा, चलो अच्छी बात।
वायर से केबल थोड़ी मुड़ा दो। मशीन चालू। देने वाला बनना है, आपको मांगने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। और देने वाले हम ऑलरेडी हैं। ये तो पिछले 75 साल में नया डेवलपमेंट हुआ है। वो लोग कैसे हुआ, तो उन लोगों ने एक रिसर्च किया। ये इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बात, बड़ी याद रखना, तो आपको सब बात क्लियर होगी, वरना नहीं होगी। उन लोगों ने देखा, क्या देखा कि ये आदिवासी लोग हैं, उन्होंने इतने बड़े शासक वर्ग अंग्रेजों के सामने कभी भी सरेंडर नहीं किया, कभी भी गुलामी नहीं की। तो ये देश आजाद होने के बाद इन लोगों ने गुलामी नहीं की और बहुत बड़े अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन लड़े। तो आजाद भारत के अंदर इतने आजाद ख्यालात के लोग हैं, इतना इतने राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, उनको हम नियंत्रित कैसे करेंगे? इन प्रश्न को याद रखें। इतने स्वतंत्रता प्रेमी, इतने राष्ट्र प्रेमी, इतने आजादी के ख्यालातों से भरे हुए आदिवासी लोगों को आजाद भारत में हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे अनुशासित करेंगे? तो इन लोगों ने योजना बनाया। कब योजना बनाया? 1947 से 1951 के बीच। 1947 से 1951 के बीच क्या योजना बनाई कि आदिवासी लोग हैं, वो आंदोलन लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो लीडर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हैं। बिरसा मुंडा, इंदिरा भी, माजिया नाइक, भीमा नाइक, इधर अपना राणा पूजा, यानी आदिवासी योग्यतम आदिवासी लीडर, ध्यान रखिए, योग्यतम आदिवासी लीडर के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन लड़ता है तो उसको परास्त करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने योजना बनाया। क्या योजना बनाया कि आदिवासी समाज में लीडर पैदा ही नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आदिवासी समाज में लीडर पैदा ही नहीं होना चाहिए। और ये 75 साल में इन्होंने करके दिखा दिया। आज आदिवासी समाज लैक ऑफ लीडरशिप की समस्या से जूझ रहा है। आज हेलो अरे बटन ऑफ कर दिया। आदिवासी समाज लैक ऑफ लीडरशिप की समस्या से जूझ रहा है। लैक ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या हुआ? आज आदिवासी समाज पूरे देश में लैक ऑफ लीडरशिप की समस्या से जूझ रहा है। क्या है लैक ऑफ लीडरशिप? नेतृत्व का अभाव। अरे यार नेतृत्व તમારા દિમાગ में भी આવી શકે। गली गली में नेता है, आप कह रहे हो नेतृत्व नहीं है। 1947 से पहले आदिवासियों का नेतृत्व आदिवासी के द्वारा चयनित होता था, आदिवासियों के द्वारा सेलेक्ट होता था। सही कह रहा हूं, गलत कर रहा हूं? और योग्यतम आदमी है। आदिवासियों के जो गणतंत्र होते थे उनमें योग्यतम आदमी है, वह लीडर होता था। आज क्या हो रहा है? जो उनकी चमचागिरी करे, अधिकतम गुलामी करे, उसको नेता बनाया जाता है। आए समझ में?
तो लैक ऑफ लीडरशिप हुई कि नहीं हुई? नेतृत्व का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? ये बात आप लोगों को समझना होगा। अब उस जमाने में एक और महत्वपूर्ण बात होती थी कि योग्यतम आदमी है वह लीडर तो होता था, लेकिन आपके गणतंत्र के अंदर कोई योग्य और आदमी नया खड़ा हो जाता। देखो ये दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना। आपके संगठन का मतलब उस टेरिटरी, पूरी पट्टी, पूरे गणतंत्र के अंदर एक योग्य आदमी है, उसकी उपस्थिति में, उसके जिंदा रहते हुए कोई दूसरा आदमी योग्यतम खड़ा हो जाता था तो नेतृत्व अपने आप ट्रांसफर हो जाता था। ये दो बातों को समझिए। नेतृत्व उस पहले वाले लीडर की उपस्थिति में, उसके जिंदा रहते हुए अपने आप ट्रांसफर हो जाता था। तो आदिवासियों के गणतंत्र थे वो सदा सदा के लिए योग्यतम लीडर के नेतृत्व में ही यहां तक चलते हुए आए। इसलिए हजारों साल से इस देश में आदिवासियों के विरोधी लोग भारत में सदा आते रहे, फिर भी आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं बने। आज क्या हुआ? एक नेता जब तक जिंदा रहता है तब तक दूसरे नेता को पैदा नहीं होने देता। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, मरने के कगार पर आया तो मेरे ही घर में नेता होना चाहिए। अब ये गलत है कि राइट है, उसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। पहले जमाने में, आज की तारीख में जो मुसलमान लोग हैं और भारत के मुसलमान लोग हैं जो बाहर से नहीं आए मुसलमान लोग, लेकिन भारत के मुसलमान जो भारत के लोगों से कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने, उनके पूर्वज पहले कौन थे पता लगाओ। कौन थे पहले? तो हो सकता है आज के ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो होंगे, हो सकता है आज के एससी वर्ग के लोग होंगे वो होंगे, हो सकता है आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो होंगे। ये उदाहरण दे रहा हूं। और उससे आगे बढ़ोगे तो अंततः गणतंत्र के लोग ही उनके पूर्वज थे। ध्यान रखिए, गणतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र, इसको समझना। गणतंत्र के लोग ही उनके पूर्वज थे आज के मुसलमानों के। लेकिन बहुत सारे मुसलमान भारत में बाहर से आए, ये बात अलग है। और दूसरी बात है, आज बहुत सारे लोग ओबीसी वर्ग में हैं, उनके पूर्वज कौन थे पता लगाओ। तो उनके पूर्वज भी एक जमाने में गणतंत्र के लोग थे। आज के एससी के लोग हैं, उनके पूर्वज पहले क्या थे उनका पता लगाओ तो वो भी यही निकलेगा कि उनके पूर्वज भी पहले गणतंत्र को मानने वाले थे। आज के मैं समझता हूं 20 से 30% राजपूत वर्ग के पूर्वज भी गणतंत्र को मानते थे। लेकिन सबसे जहरीली कोई वस्तु इस धरती पर है, वह है विचार। सबसे जहरीली वस्तु। आज यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसका कारण भी विचार है। एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में लड़ाई होती है तो उसका कारण भी विचार है। एक जाति से दूसरी जाति के बीच में लड़ाई होती है तो उसका कारण भी विचार है। दुनिया में सबसे जहरीली कोई वस्तु है तो वह है विचार। उस समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब हमारे देश में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, मगध साम्राज्य का विकास हो रहा था, उस समय में ईरान का जो राजा थे हखामनी वंश के, साइरस दारवयुस
जिसको दारा प्रथम भी कहते हैं, डेरियस भी कहते हैं, उसने हमारा आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बेल्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बेसिन था पंजाब तक का, वो इलाका जीता और जीतने के बाद वो अपना 20वां प्रांत बनाया। कौन सा प्रांत बनाया? 20वां, यानी 19 पहले थे, ये 20वां। ये मैं संभवतः ऐसा मानता हूं कि दक्षिण एशिया में बाहर से पहले आने वाले लोग वो थे, ऐसा मैं मानता हूं। अभी उसका रिसर्च आगे जारी है। कब आए? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात आज से 2600 साल पहले। तो वो जो लोग थे उनका धर्म क्या था? क्या था? ये जानने की समझने की जरूरत है। क्या धर्म था उनका? तो उस समय ईरान में कौन सा धर्म था? पारसी धर्म, पर्शियन, पारसी, फारसी, जोरास्ट्रियन भी कहते हैं। और उनकी महान विशेषता क्या थी? सूर्य उपासक थे, अग्नि उपासक थे। सूर्य उपासक, अग्नि उपासक। उससे पहले का इतिहास देखोगे, कोई सूर्यवंशी राजा नहीं मिलेगा, कोई चंद्रवंशी राजा नहीं मिलेगा, कोई अग्निवंशी राजा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कल्पना केंद्रित होता है, कल्पना आधारित होता है। ये जो सूर्य उपासक और अग्नि उपासक लोग इस देश में आए और वो उस इलाके में बस गए, उसी समय ईरान के अंदर जैन अवेस्ता जो धर्म ग्रंथ था वो उस जमाने में वहां लिखा गया। और भारत में जैन अवेस्ता के समांतर ही ऋग्वेद लिखा गया है। उन दोनों की भाषा सेम है, खास अंतर नहीं है। और आपको बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी कि इतिहास क्लियर क्यों नहीं होता है। इसलिए हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि हैं, इनका 4 पीढ़ी से ज्यादा नाम आगे नहीं मिलते। कितनी? 4 पीढ़ी। कोई भी ऋषि मुनि उठा लो, 4 पीढ़ी आगे नाम नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलता है? और रिसर्च करिएगा, ये जो मैंने बोला उसमें। इसके बाद तो इन्हीं फारसी लोगों को, पारसी लोगों को, इन्हीं ईरानी लोगों को हराया सिकंदर ने। और सिकंदर कहां का था? यूनान का। तो यूनानी लोग भी भारत में आए, उनको कहते हैं इंडो ग्रीक, हिंदू यमन। उसके बाद में हमारे देश में शक लोग आते हैं, वो भी मध्य एशिया से आए। इसके बाद में हमारे देश में पहलव लोग आते हैं। ये पहलव लोग भी ईरान के थे, वो भी जोरास्ट्रियन धर्म को मानते थे, वो आए शक के बाद। इसके बाद में हमारे देश में कुषाण लोग आए। ये कुषाण लोग भी उसी सिस्टम को मानते थे। इसके बाद में हमारे देश में 5वीं शताब्दी में हूण लोग आते हैं और अंत में आते मंगोल। मंगोल लोगों का पीछे नाम के आगे खान लगता है, तो कई लोग ऐसा कहते हैं खान का मतलब मुसलमान होगा। वो मुसलमान नहीं थे। उनका धर्म क्या था ये भी पता लगाओ मंगोलों का। और इसके बाद में हमारे देश में कौन आता है मंगोलों के बाद? तो आपको पता होगा, मंगोलों से भी पहले आ जाते हैं आपका अरब लोग। ये अरब लोग थे, वो पहले मुसलमान थे भारत में आने वाले। इसके बाद में तुर्क लोग आते हैं, और तुर्क लोगों के बाद में मंगोल लोग आते हैं भारत में। और इसके बाद में मुगल लोग आते हैं, और इसके बाद अंग्रेज लोग आते हैं। तो अंग्रेज अकेले वापस चले गए, दूसरे तो यही बैठे हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत इतने लोग आए तो वो कहां गए? वो भी समझने की जरूरत है। आपकी समस्याओं का समाधान करना है तो ये इतिहास आपको जानना होगा।
और ये कोई माई का लाल आपको बताने वाला नहीं। क्यों बताने वाला नहीं है? आपके जो नेता हैं वो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पोस्ट करते हैं, ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, क्या वो अपनी मर्जी से लिखते हैं? मर्जी से लिखते हैं? न तो मर्जी से लिख सकते हैं, ना मर्जी से बोल सकते हैं। वो तो ऊपर से आता है, वो कॉपी पेस्ट करते हैं। आपके लीडर मर्जी से पोस्ट नहीं कर सकते, मर्जी से लिख नहीं सकते, मर्जी से बोल नहीं सकते। ऊपर से निर्देश होता है, उसको मात्र कॉपी पेस्ट करते, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात समझनी है। हम लोगों ने ऐसे ही अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगाई, ऐसे ही नहीं लगाई। हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में ऐसे ही नहीं डाली। मैं तो बाप की अकेली संतान हूं और पहला बेटा हूं, 5 बहनें मेरी, और 2010 से मैं बीमार हूं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। अब आप पहले वाला भंवरलाल परमार के समान बोलता हुआ आप मेरे को नहीं सुनोगे। वो पहले वालों ने सुन लिया, वो क्या कहेंगे? वो एक प्रकार के जीनियस लोग थे, सुनने वाले, बोलने वाला जीनियस नहीं था। अब मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, तो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो बात अपने दिमाग में बिठा लो, सीख लो। कोई माई का लाली रिसर्च भी करने वाला नहीं है भविष्य में, ये हमको पता है। इसलिए हम लोग अंतिम क्या कर सके, ये पीढ़ी भी अंतिम है आदिवासियों के लिए काम करने वाले। उससे आगे तो आज के आदिवासी तो क्या कर रहे हैं आप देख लो। आज बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं स्कूल में, ये भी कई सारे स्कूलों में हो रहा है। आज से 30 साल पहले 1991 में जब निजीकरण आया, उस समय माँ बाप भी बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार थे, बच्चा भी पढ़ने के लिए तैयार था, टीचर भी पढ़ाने के लिए तैयार था। आज उल्टा हो गया। कैसे हुआ ये भी आपको समझना होगा। 1991 में उस समय किसी भी स्कूल में आप देखोगे तो आदिवासी बच्चे ही स्कूल टॉप करते थे, क्लास टॉप करते थे। तो इन लोगों ने सोचा इसी तरीके से ये आदिवासी बच्चे पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, हम पिछड़ जाएंगे। तो आदिवासियों को पिछाड़ने के लिए निजीकरण का बिल लाए। वेरी गुड, सही बात। और प्राइवेट स्कूलें बनाई, और प्राइवेट स्कूलें बनाने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा और हमारे बच्चों को सरकारीकरण में रखा। और इसके बाद सोचो, सर्व शिक्षा अभियान आया। क्या आया? सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान में क्या हुआ? कर्मचारी को जिम्मेदारी दिया, टॉयलेट बनाओ, कमरे बनाओ। अब टॉयलेट बनाओगे तो ऊपर से जो नियम है कि इतनी रेत वापरनी है, इतना सीमेंट वापरना है, इतनी मजदूरी वापरनी है, तो कोई गलती तो आएगी नहीं आएगी टीचर में? आएगी नहीं आएगी? अरे तलवाड़ा में रेत आसानी से मिलती है। यहाँ से 25 किलोमीटर कोई दूर गांव है, स्कूल है, वहां पर रेत कितने में पड़ेगी? महंगी पड़ेगी। तो कहीं कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो इसी एडजस्टमेंट के चक्कर में मास्टर से गलती हुई। ये मास्टर को गलती किसने करवाया? ओके, मास्टर से गलती हुआ तो उसने ऊपर वाले अधिकारी को या जयन को या जो भी ऊपर था उसको थोड़ा सा चॉकलेट दिया। क्या दिया? चॉकलेट दिया। उस जमाने से आज तक मास्टर, हमारे कर्मचारी भाई अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं। गिल्टी महसूस करते हैं। कैसे गिल्टी महसूस करते हैं? हमारे द्वारा गलती हुई, हमारे द्वारा गलती हुई, ऐसा महसूस करते हैं अंदर अंदर, इसलिए बोलने से डरते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं सभी करते हैं। जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने इस मामले में हाथ डाला, बेचारे कई लोगों को अनायास हाथ डालना पड़ा। ये मैं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, ये सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, आप भी कर्मचारी भाई हैं, आप समझ सकते हैं। इतने से मन नहीं भरा। 2004 में मिड डे मील लिया है। क्या लिया है? मिड डे मील। उसका बजट भी फिक्स था, इतना लकड़ी पर खर्च करना है, इतना तेल पर करना है, इतना दाल पर करना है, इतना इस पर करना है। अब बेचारा फिर इस चक्कर में, बिल बनाने के चक्कर में फिर फंस गया। और फिर क्या किया? बच्चे तो आए 25 और थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलेगा 40 भर। ये सब चीजें देखिए किस तरीके से बड़ा षड्यंत्र हुआ है। मैं मिड डे मील का विरोधी नहीं हूं, सर्व शिक्षा का विरोधी नहीं हूं। हमारे कैरेक्टर और हमारी नैतिकता के साथ में जो खिलवाड़ हुआ, उससे पहले के शिक्षक, उससे पहले के लोग, स्टूडेंट, उनमें जो आज चेंज आया है, आज परिवर्तन आया है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं। कितना नुकसान हो गया इस बिल बनाने के चक्कर में, हमारा बहुत नुकसान हो गया। फिर क्या हुआ? थोड़ा सा 1 बजने जा रहा है, अभी रोटी मिलने वाली है, तो बच्चे वो रसोई की ओर देखते थे, उनका ध्यान भटकने लगा। और फिर विशेष में खाना खा करके फिर उबासी की अब्बा मन जी, पेट भराएगा, उबासी आएगा, तो बच्चे पढ़ने नहीं लगे, बराबर याद नहीं करने लगे। तो बच्चे हैं, उनका गुणवत्ता में कमी आने लगी, तो उन्होंने नियम बना दिया 1 से 8 तक किसी को फेल नहीं करना। पहले क्या करते थे? नहीं पढ़ता है फेल। नियम क्या बना दिया? 1 से 8 तक फेल नहीं। फिर दूसरा एक नियम बना दिया, सभी बच्चे स्कूल आना चाहिए। पहले संयुक्त परिवार था तो गैर मुटियाई मोटा दादा ही रहता था, काका बाबा ही रहता, ने बढ़ता ही सोरे रहता, तो नान सोरन अवस्था। अब एकल परिवार हो गया। एकल परिवार होने के बाद सभी बच्चे स्कूल जाएं तो उनको खाना कौन खिलाए? अनाज कहां से लाओ? कपड़े कहां से लाओ? पढ़ाई के लिए खर्च होता वो कहां से लाओ? तो पिता चला गया अहमदाबाद। 1951 से पहले नहीं के बराबर लोग बाहर जाते थे। पिता बाहर चला गया तो भी माँ अपने बच्चों को कंट्रोल करके पढ़ाती थी, तो माँ को भी घर से बाहर निकालने की योजना बनाई। माँ घर पे रहती थी तो खेती बाड़ी भी होती थी, पशुपालन भी होता था, बच्चे भी पढ़ते थे, तो माँ को भी घर से बाहर निकालने की योजना बनाई। उसका नाम है नरेगा मरेगा। मैं नरेगा का भी विरोधी नहीं हूं, इसके साइड इफेक्ट गिना रहा हूं। अब माँ चलेगी नरेगा में, पिता चला गया अहमदाबाद, क्योंकि नरेगा में पैसा कम मिलेगा। पिता चाहेगा कि मेरे परिवार की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, सुख सुविधाएं अधिकतम मिले, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब ज्यादा पैसे के चक्कर में वो ऊपर चला गया और वो 100 रुपट्टी के लिए, 200 रुपट्टी के लिए अब कितनी मिलती है मुझे पता नहीं, उसके लिए वहां चली गई। पशु खटन, खेती बाड़ी खटन, और फिर नान सो रहे अणद राखवा बल्ले एक सोरो आज राख चु गैर, बीजू सोरो काल राख चु गैर। स्कूल में जाता मार साहब सोरा हाई ने चलो काले आ धमोड़ी पाट दू। छोरा घबरा गया, वे आई बोले राके गैर, वे मार साहब टूटे तो सोरो स्कूल अब गैर तो नकले वाटे खोवाई गायब। इतने से भी बात नहीं बनी, इतने से भी बात नहीं बनी। आप आगे देख लीजिए, इन लोगों ने देखा
कि बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल कब आते हैं। पहले तो साल भर स्कूल आते थे, साल भर स्कूल आते थे, पर इन्होंने औसत निकाला। क्या औसत निकाला? बच्चे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सबसे ज्यादा स्कूल में जाते हैं। तो योजना बनाई। क्या योजना बनाई? उस योजना का नाम है 16 सोमवार। जानते हो 16 सोमवार? मैं पढ़ता था तब नहीं के बराबर 16 सोमवार था, नहीं के बराबर। आज कितना है आप अंदाजा लगा लीजिए। जिस दिन 16 सोमवार होता है उस दिन लड़कियां और लड़के बहुत सारे स्कूल ही नहीं आते हैं। पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया? ओके, इससे भी काम नहीं बना। मीनावाड़ा वाली ये अनाज टाइम मन 4 महीने में सारो कटला दाड़ा 10 दाड़ा। इससे भी बात नहीं बनी। वो महाराष्ट्र पूना वाले 10 दिन के लिए आ गए। इधर तमिलनाडु आप जानते हो वो 10 दिन। ये मैं पढ़ता था तब नहीं था, आप भी पढ़ते होंगे तब नहीं था। इतने से भी बात नहीं बनी। बोल मारी अम्बे जय श्री रामदेवरा। ये पहले हम पढ़ते थे तब नहीं था, ये था? इतने से भी बात नहीं बनी। घर में हम क्या करते थे? ये अपने गाड़ी से तो आपने पता होता था पहले घर में नहीं थे, घर में काम घर में, बराबर। और इतने से भी नहीं बनी। 1 महीने का कार्तिक स्नान और क्या क्या गिना 118 दिन का। इन 4 महीनों में 118 दिन के त्योहार है। अब आप देख लीजिए, जिन 4 महीनों में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल आते थे वो बर्बाद हो गया। और आप फिर से दिल पर हाथ रख के जो शिक्षक है वो तो बता दीजिए, दिसंबर से अप्रैल तक कितने बच्चे स्कूल आते? दिसंबर से अप्रैल तक कितने बच्चे स्कूल में आते हैं? 10% भी नहीं आते। अरे क्या? और उतने से भी सरकार ने पहले से नियम बना रखा था कि बोर्ड परीक्षा तो मार्च में ही होगी। ये भी षड्यंत्र है। आदिवासी लोग सबसे ज्यादा होली को महत्व देते हैं। और होली ने दाड़ा में मनक ने पोग में मशीन ने लगाबू पड़े, अपने आप ठंड को आवे, अंदर से आता, फीलिंग्स आती है, अंदर से आती है वो होली पर। तो होली पर ही परीक्षा, इससे भी हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ। पर एक अच्छा काम होता था, ओली नो थम उगोरे अटली बार विवाह ने थाता था, ओली वहस विवाह थाता था। तो रही सही कसर इन लोगों ने ये भी कर दिया कि होली से पहले विवाह करवा दो ताकि सदा के लिए पढ़ाई बर्बाद हो जाए, बंटा ढार हो जाए। और आजकल देख सकते हो आप, होली से पहले भी विवाह होने लगे, पढ़ाई का बंटा ढार हो गया। बच्चे कितने स्कूल आ रहे बता दीजिए। ये पूरे उदयपुर संभाग के आदिवासी भाइयों से मेरा सवाल है कि आपके बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए आप लोगों को जुलाई से मार्च तक कोई फेस्टिवल में नहीं जाना होगा। यह प्रण करना होगा, यह प्रण करना होगा। और विवाह हमेशा होली के बाद होना चाहिए, तब जाके हमारी पढ़ाई जिंदा रहेगी। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे भाई। ये सब बातें कैसे होगी? इतना बोल दिया मैंने, चलो एपी ओग्रो मास्टर को
चलो मास्टर को निलंबित करो। तो बेचारे सारे मास्टर डर गए, सारे कर्मचारी लोग डर गए। बेरोजगार बोल रहे हैं चलो केस में फंसा दो, ये केस में डर गए। अरे भैया आप गलत क्या बोल रहे हैं, बताओ मेरे को, क्या गलत बोल रहे हैं? हमने किसके हाथ से क्या छीन लिया, क्या गलत कर लिया? अरे हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आर्टिकल 19 के तहत हमको बोलने का अधिकार भी नहीं है क्या? हमारे साथ के समाज के साथ में जो नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी पर बोलने का अधिकार भी नहीं है क्या? ये समझने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, अब या तो समाज को बचाने के लिए तैयार हो जाओ, या जो हो रहा है होने दीजिए। क्या करना है आपको? समाज को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी पढ़ाई को बचाना है, अपने आरक्षण को बचाना है। तो हमें अब घर से निकलकर लोगों को जोड़ने की योजना के साथ जुड़ना है। और लोगों की जोड़ने की योजना हमारी क्या है, हमारा तरीका काम करने का क्या है, वो हम ओपन नहीं बोलेंगे, वो ट्रेनिंग में बताएंगे। कैसे कैसे संगठन निर्माण करना है, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा कैसे बनाना है, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कैसे बनाना है, बिल प्रदेश युवा मोर्चा कैसे बनाना है, वो ट्रेनिंग में बताएंगे। ये काम अगली मीटिंग जब भी होगी उस दिन हम बना देंगे। आप लोगों को सूची बना के लानी। कैसे सूची बना के लानी है? एक ब्लॉक, एक्स ब्लॉक, मान लो गाटो, मान लो बांसवाड़ा, मान लो सरवण, मान लो गढ़ी, जो भी उस ब्लॉक के कितने विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी मोर्चा में जुड़ना चाहते हैं, आप लिस्ट लेके आओ। कितने युवा मोर्चा में जुड़ना चाहते हैं, आप लिस्ट लेके आओ। कितने मुक्ति मोर्चा में रहना चाहते हैं, लिस्ट लेके आओ। और वो लिस्ट आपके बांसवाड़ा डीसीसी के जो सदस्य हैं वो इसको चेक करेंगे। और चेक करने के बाद उस सूची में ऊपर नीचे नाम जो सेट करने, इनका काम होगा, हमारा काम नहीं होगा। समझ रहे हो? वो इसको सेट करेंगे। उस सूची को किसी भी आदमी को निकालेंगे नहीं, फाइनल सूची करेंगे। इनका एक ही काम होगा, ऊपर नीचे करना, किसको प्रथम में रखना है, किसको सेकंड में रखना है। इसके बाद में वो यूनिट अपन बना देंगे। और इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, नाम का क्रम होगा मात्र। ये अगली मीटिंग में हम करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि यदि आपके समाज को देने वाला पहले से समाज था, वो जारी रखना है, तो आप लोगों को ये संगठनों की यूनिट अति शीघ्र बनाना होगा। अति शीघ्र। ये हमारे एक्टिवेट है, प्रतापगढ़ में एक्टिवेट है, बरोबर। और यहां पर भी आपको बनाना है। और कैसे बनाना है, कल से बनाना चाहते हो, मांगी भाई को बुला लेना, मांगी लाल भाई, वो आ जाएंगे। हम तो कल से आ नहीं पाएंगे। और यदि आपको थोड़ा समय चाहिए, अगली मीटिंग में लिस्ट लेके आपको आना है अपने अपने ब्लॉक का। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे का प्रोसेस आगे बताएंगे। तो मैं बताया था कि हमारे समाज में लैक ऑफ लीडरशिप है। लैक ऑफ लीडरशिप का मतलब नेतृत्व का अभाव। तो नेतृत्व तैयार करने का ये तरीका है। इसके अलावा एक और समस्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का अभाव। एक एम के एने हाथी થઈ છે, एक एम के एने हाथी થઈ છે, एक एम के एने हाथी થઈ છે। हमारे लोगों को भ्रम है, भगवान है कि नहीं है, भ्रम થઈ જાય। भगवान है कि नहीं है, भ्रम થઈ જાય। भ्रम થઈ જાય। और यह भ्रम पूरी दुनिया में है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले कौन रहता था, भ्रम हो जाए, क्योंकि लिखित इतिहास में मिलेगा। अब इस धरती पर भारत देश की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, भ्रम हो जाएगा। आज डूंगरपुर का राजा कौन था, आदिवासियों को पूछो, डूंगर बरंडा था।
उनकी किताब में भी मिलेगा। लेकिन वो क्या कहेंगे, ये नहीं मानेंगे। वो क्या कहेंगे, डूंगर सिंह राजा था, उसने डूंगरपुर की स्थापना की। वो ऐसा कहेंगे, सच को भी नहीं मानेंगे। आप जो सच बोलते हो उसको भी नहीं मानेंगे, वो झूठ को आगे बढ़ाएंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा को वो लोग क्या बोलते हैं, वागड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वो हमारे इलाको है, हमारे इलाका वाला ने जाइत पूछो तुम्हें वागड़ की है, तो हमारे इलाका वाला हो कहीं हगवाड़ा ना है पर सागवाड़ा के आसपास का इलाका, उसको हमारे लोग वागड़ कहते हैं। वो क्या करते हैं, पूरा डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं, पूरा बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब आप सोच लीजिए, वो माने नहीं, आप कुछ भी कर लो। और फिर क्या कहते हैं, वागड़ किससे बना है, वागवर से बना है। वागवर कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। इसका मतलब क्या हुआ, संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग सबसे पहले इस इलाके में आए थे। ऐसा कहने के लिए ऐसी बात करते हैं। हमारे इलाके में वागड़ नहीं बोलते, वागोड़ कहीं हो गए। अच्छा, नाले होते, नाले बहुत सारे नाले होते हैं, आप बोली हो गई वेड़ो, फिर हो गई वांगू, वांगू है ना। वांगू तो एक क्या है, कटले सारा पे लड़े वांग वांग, तो हगवाड़ा आसपास वांग कटले आए समझ में। बहुत सारे नाले मिल रहे हैं उधर वांग ने। आपने प्रारंभिक आवास के लिए अपना स्थान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मुख्य आवास, आवास। आवास आवास आपने बोली वो कही तापरू, फिर हो गई गेर पे अलग क्या है, गेर तो नया डेवलपमेंट हो, पूरा डेवलप हो गया। उड़ी उड़ उड़ो उड़ो के निकटले उड़ा એટલે ઉડા વાંગણ ઉડા જોડો વાંગોળ હાઈ થઈ ઓય વાંગોળ આવી ગયું આય સમજ में એક તો પેલ આકી ને ઉડે બરાબર છે વાંગણ હોટે ઈ વાંગોળ થઈ। अभी गांडुओं को कौन समझाए, वागवर कहाँ है यहाँ है? आज आपको एक मैं बहुत बड़ा सवाल देता हूं, रामायण कौन सी लिपि में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा है, ईस्ट ब्रह्म है ना, भाषाओं के लिपियों के वाइस को दुनिया है, संस्कृत भाषा है, लिपि कौन सी है, देवनागरी। अच्छा, देवनागरी लिपि बनी कब, देवनागरी लिपि बनी होगी तब रामायण लिखी गई होगी ना, तब महाभारत लिखी होगी, तब पुराण लिखे गए होंगे, तब उपनिषद लिखा होगा, तब वेद लिखे गए होंगे ना। तो देवनागरी बनी कब, मैंने बताया ना कि लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। 10वीं शताब्दी से पहले देवनागरी लिपि नहीं है। सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, वो धम्म लिपि में है, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख पे लिखा है। उस समय संस्कृत भाषा की लिपि नहीं थी, तो कल परसों का लिखा है ने तुमको गधा बनाया, क्या गधा बनाया, 1 लाख साल पहले, 15 लाख साल पहले, 17 लाख साल पहले, 60,000 साल पहले। कल परसों की बात है, इन लोगों ने 1000 साल, 2000 साल पर, 3000 साल पर बहुत गभूरिया बनाया है। और ये गभूरिया रह करके ही मरना होगा, और जानकार बनना है तो कहां आना होगा, आदिवासी परिवार की पाठशाला में आना होगा। मरने से पहले जानकार बनना है तो आदिवासी परिवार की पाठशाला में आना होगा, और जिंदगी भर गपुरिया रहते हुए मर जाना है तो और भी ध्यान रखो,
दूसरा जन्म मिलने वाला नहीं है, दूसरा जन्म मिलने वाला नहीं है। आदि क्या विद्या नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपके पास में काका बाबा है, भाई भतीजा है, अपना गांव ना, अपना समाज ना, बीजा समाज ना, सबका कल्याण करने की सोच रखो। किसी को थप्पड़ नहीं मारनी, किसी को गाली नहीं लगानी, किसी को भला बुरा नहीं कहना। क्यों? क्योंकि वो इंसान एक बार मर गया, वापस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए हमारे समाज में, हमारे समाज की आदि अनादि काल से हमारे पूर्वजों की एक मान्यता है कि मरने के बाद भी जीवन होता है। जो लोग मरने के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं उनको आदिवासी कहते हैं। उन्होंने इस विश्वास को, इस मान्यता को खत्म करने के लिए योजना बनाई। उस योजना का नाम है पुनर्जन्म। तो हमारे भगत ने आज जिंदगी तो बर्बाद थी, हमारे भगत हम साथ करें, आज जिंदगी तो बर्बाद थी, मोरे वाली बर्बाद थी। એટલે આપણે સોર બલ્લે, આપણી બહેરી બલ્લે, આપણે સોર બલ્લે का काम करवानी अब टीम है। मेरी टीम में भी माला जपा लगी है, क्यों कल्याण था। गम्मे की माला जपो नहीं आपना नहीं आओ जाओ और सब આવી જાવ સાલે માત્ર પાછું આપો। તમે હેતા આપો જ આપજો, હું તો આપવાનો નહીં, એ મારે આપું જ નહીં, કેમ કે મને પક્કો વિશ્વાસ છે નહીં આऊंगा। मेरा पुनर्जन्म हो चुका है मेरे बच्चों के रूप में, मेरा पुनर्जन्म हो चुका है मेरे बच्चों के रूप में। हजारों लाखों साल से जीवित कोशिका जो उस जमाने में इंसान की थी, वो चलते चलते जीवित मेरे तक आई, मेरे बच्चों में चलेगी और आगे चलेगी। आपको तो जानकर हैरानी होगी कि हमारे को कैसे कैसे गठुरिया बनाया है लोगों ने। यहां तक हमको बताया, क्या बताया, क्या है तो मना एक आदमी एक बहिरा न होना, ये भी बात झूठी है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जितने पेड़ पौधे हैं, ये जितने जानवर हैं, उनका कॉमन पूर्वज एक था। कॉमन पूर्वज, सबका पूर्वज एक था। एवं आज तक ही मैंने लोग गाली दिएगा कि ये तो कहीं थी नहीं, मस्त पागल थी। सच्चाई यही। इसलिए बहुत सारी बातें हमको ये जानकारी सब सीखनी पड़ेगी, जानना होगा। और आदिवासी लोग परलोक में विश्वास नहीं करते थे, लोक में विश्वास करते थे, परलोक में विश्वास नहीं करते थे। तो इन लोगों ने परलोक भी ठुकरा दिया। वो लोग परलोक, स्वर्गलोक किसको कहते हैं पता है? वो कहां से आए थे मैंने पहले बताया था? ईरान से। तो हिमालय पर्वतमाला की अफगानिस्तान में एक श्रेणी, उसका नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वतमाला है ना, इन्हें हिंदू कुश कहे, वे इंदो कुश नेम का नाम है। कोई भी उस पर्वतमाला के आगे का इलाका है, उसको वो स्वर्ग कहते हैं। आए समझ में?